नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि हमने सीरीज़ में देखा है कि हमारी फ़िलहाल संधि की सीरीज़ चल रही है, जो हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों के लिए और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये सीरीज़ चलाई जा रही है। उम्मीद है कि आप इन वीडियोस को देखेंगे और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्कुल ध्यान से देखते हुए उनको क्लियर करेंगे। जिन बच्चों ने इसका भाग 1 नहीं देखा है, वो कृपया भाग 1 देखेंगे तो भाग 2 जो है वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, हम अपना जो ये भाग है, भाग 2 संधि के विशेष का, आज इसमें हम दीर्घ संधि पर चर्चा करेंगे, जो स्वर संधि के अंतर्गत बड़ी ही महत्वपूर्ण संधि है। चलिए, कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि स्वर संधि के प्रमुख 5 भेद होते हैं। सबसे पहला है हमारा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वह दीर्घ संधि पे करने वाले हैं। दोस्तों, दीर्घ संधि बड़ी ही महत्वपूर्ण संधि है। इस संधि को जब हम सीखेंगे अभी, तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर ये संधि आपके समझ में आ गई तो डेफिनेटली आप बाकी के जो इसके भेद हैं, साथ में व्यंजन और विसर्ग संधि के भी बहुत सारी चीज़ों को आप इसमें क्लियर कर लेंगे। तो देखते रहिए, स्किप नहीं करना है। हम हर चीज़ को बड़ी बारीकी से बताते हुए चलते हैं। वीडियो में मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और स्किप नहीं करना है। इसे लगातार देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। स्वर संधि के अंतर्गत हम कर रहे हैं दीर्घ संधि। इसे करने से पहले हमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि संस्कृत वर्णमाला के अनुसार हमारे जो मूल स्वर हैं वह 5 हैं। अ, लघु ई, लघु उ, री और लृ। लृ का प्रयोग बहुत ही कम संधियों में होता है। बेसिकली इन 4 संधियों का प्रयोग होता है। तो आज हम इन चारों के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो हमने स्वर संधि को कैसे पहचाना जाता है ये देखा आपने भाग 1 वाली वीडियो में। दीर्घ संधि किसका भाग है? स्वर संधि का भाग है। कई बार परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष क्या है, इसके बारे में हमने पहले वीडियो में बता रखा है, फिर भी एक बार बता देते हैं कि पहला जो शब्द होता है या उसको पूर्व पक्ष बोलते हैं और बाद वाला जो शब्द होता है उसे उत्तर पक्ष बोलते हैं। संधि किन में होती है? पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण और उत्तर पक्ष का पहला वर्ण। तो चलिए हम शुरू करते हैं और ध्यान से देखिएगा। इस दीर्घ संधि के साथ में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हम एग्जाम्पल भी लेंगे और उसका एक छोटा सा एक्सरसाइज भी करेंगे जब हमारी दीर्घ संधि कंप्लीट हो जाएगी। तो अब ये कहता है कि अगर, ये कंडीशंस हैं, अगर पूर्व पक्ष यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर अ है और उत्तर पक्ष का पहला वर्ण अगर अ है तो आ आएगा हमारा, जिसका रिजल्ट जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इस आ का मतलब है कि इसमें 2 अ जो हैं वो छिपे हुए हैं। इसी प्रकार से अगर पूर्व पक्ष का पहला वर्ण आ है और अंतिम अ है तो भी हमारा रिजल्ट आ ही आएगा। इसलिए है क्योंकि जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि अ और आ का उच्चारण स्थान एक ही है, इसलिए इनको समान मान लिया जाता है संस्कृत में। यही जो नियम है वह हिंदी में भी चलेगा। तीसरी कंडीशन है कि अगर पूर्व पक्ष का पहला वर्ण अंतिम वर्ण जो है वो आ हो और उत्तर पक्ष का पहला वर्ण अगर आ है तो भी हमारा रिजल्ट आ आएगा। अगर दोनों जगह दीर्घ आ है तो भी आ ही आएगा। ये हमारा कंक्लूजन है कि अगर पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण हमारा अ रहेगा या आ रहेगा, उत्तर पक्ष का अगर पहला वर्ण हमारा अ रहेगा या आ रहेगा, तो हमारा रिजल्ट जो है वो आ आएगा, जैसा कि यहाँ पर है। इस संधि को करते समय, दीर्घ संधि को करते समय ये एक नोट है, एक ध्यान रख लेना कि दोनों जगह ही समान वर्ण आएंगे। यानी कि इधर अ है तो इधर भी आ ही आएगा। छोटा है बड़ा है इस चीज़ से मतलब नहीं है।
है दोनों जगह आ ही, क्योंकि दीर्घ आ में भी दो छोटे छोटे आ जुड़े हुए हैं, इसलिए बड़ा आ का मतलब है कि इसमें भी आ है या आ है, दोनों समान ही होने चाहिए, छोटे बड़े से मतलब नहीं है, बस होने चाहिए दोनों में अगर आ है तो आ ही होने चाहिए, तब हमारा ये दीर्घ संधि आएगा। अगर ये असमान रहे तो क्या संधि होगी वो हम आगे आने वाली पार्ट में देखेंगे। अब इसके कुछ उदाहरण हैं हमारे पास में, जैसे देव प्लस आलय देवालय, इसमें भी अ है, इसमें आ है, देवालय। विद्यालय, इसमें आ गया, इसमें आ, विद्यालय। अ और आ का मिलन यहाँ पे शौचालय, शौचालय होगा यहाँ पे शौचालय, ठीक है। पाकालय, इसमें अ है, आ है, आ गया। पुस्तकालय, पुस्तकालय अध्यक्ष। वसंत आगम, छात्र आगच्छति। गंगा अन्य, गंगान्य, इसमें चरण जोड़, अमृत, चरणामृत, ढेर सारे उदाहरण हैं। पर चीज़ ध्यान रखिएगा कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण भी अ है, छोटा है या बड़ा है उससे मतलब नहीं, पर होना चाहिए। और उत्तर पक्ष का जो है वह भी जो पहला वर्ण है वह आ ही होना चाहिए, छोटा है बड़ा है उससे मतलब नहीं है, पर होने चाहिए समान ही। अब इस दीर्घ संधि का जो अन्य दूसरा जो भाग है वह है हमारा ई के ऊपर। देखिए पहले भाग में हमने अ के ऊपर चर्चा करी थी, अब हम नेक्स्ट है हमारा ई, अब हम ई के ऊपर चर्चा करेंगे। सेम वही नियम है जो हमने पहले में देखा था कि अगर एक तरफ ई है दूसरी तरफ छोटी ई है तो भी रिजल्ट हमारा बड़ी ई आएगा, एक तरफ छोटी ई है दूसरी तरफ बड़ी ई है तो भी हमारा रिजल्ट आएगा। कंक्लूज़न हमारा इसमें रहेगा कि प्लस से पहले हम सिंपल सा करेंगे, अगर प्लस से पहले छोटी ई या बड़ी ई है और प्लस के जस्ट बाद भी छोटी ई या बड़ी ई है तो हमारा रिजल्ट जो है वो दीर्घ इकार ही आएगा। ये हमें थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं हमने, जैसे राष्ट्रपति इच्छा, देखिए यहाँ पर दोनों तरफ जो है लघु इकार है तो भी यहाँ पर दीर्घ इकार आ गई। नदी इच्छा इच्छति, तो यहाँ पर दीर्घ ई है, छोटी बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के भी बड़ी ई बना दी। ठीक उसी प्रकार से बड़ी ई मिलकर के बड़ी इच्छा। देवी इच्छा, नदीश्वर और वाणीश, ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा दीर्घ संधि के अंतर्गत ही हमने अभी चर्चा करी थी, और दोनों पक्षों में समान रूप से आ रहा हो, प्लस से जस्ट पहले और प्लस के जस्ट बाद, या पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण और उत्तर पक्ष का पहला पद दोनों आ रहे हों तो हमारा आ गया था। अगर दोनों जगह ई रहेगी छोटी या बड़ी तो भी हमारा ई आ गया था। अब ऐसा ही हमारा ऊ है, सीधा सा है कि अगर हमारा पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो और उत्तर पक्ष का पहला वर्ण हमारा छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो दीर्घ ऊ आएगा। कैसे, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए लघु उत्सव, दोनों जगह पे छोटा छोटा ऊ है तो हमारा यहाँ पर दीर्घ ऊ हो गया। उसी प्रकार से लघु उर्मी, उर्मी कहते हैं लहर को, छोटा ऊ और बड़ा ऊ तो ये हो गया दीर्घ ऊ यहाँ पर। साधु उत्सव, साधु उत्सव, ठीक है। गुरु उत्साह, गुरुत्साह। भानुदय, भानुदय, भानु प्लस उत्सव, भानुसव। देखेंगे आप कि जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स में कंक्लूजन आ रहा है संधियों का उसमें दीर्घ ऊ आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं इसी सीरीज का। नेक्स्ट है इसका दीर्घ संधि का री के ऊपर। देखिए हमने आ को कर दिया था तो आ चुका था हमारा। ई के लिए हमने जब दोनों तरफ छोटा ई या बड़ा ई रखा तो हमारा दीर्घ ई आ गया था। ऊ को जब हमने रखा तो दीर्घ ऊ आ गया था। देखिए पूरी की पूरी जो स्वर जो सीरीज़ है वो सारी ऐसे ही बनी पड़ी है। हम धीरे धीरे करके उन सबको यहाँ पे इस टेबल में ले करके आएंगे, पर थोड़े तरीके से। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर री है, री का मतलब री ऋषि वाला। अब री की मात्रा कैसे होती है, जैसे पृथ्वी में होता है यहाँ पे जो री की मात्रा होती है, और इसका जो दीर्घ होता है वह इसी में ही, जैसे
अभी हम नेक्स्ट देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये री छोटा है या बड़ा है तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो दीर्घ में ही आएगा। चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। देखिए जैसे कि पितृ प्लस ऋणम, देखिए यहाँ पर री की मात्रा है तो यहाँ पर दीर्घ, तो दीर्घ ये है। ध्यान रखिएगा कि इसके उदाहरण बहुत ही गिने चुने हैं और बहुत ही मुश्किल तौर से पूछे जाते हैं, फिर भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। मातृ प्लस ऋणम, मातृऋणम मतलब माता के लिए जो ऋण है या माता का जो ऋण है। धात्री प्लस ऋणम, धात्री कहते हैं जो दाई माँ होती हैं, धात्री ऋण मतलब जो दाई माँ का जो ऋण है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसका अभ्यास कर लेते हैं सभी दीर्घ संधि का। तो ये दीर्घ संधि का अभ्यास है, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम इस पे एक ट्रिक देख लेंगे कि कैसे हमें ये ट्रिक फ़ायदा देने वाली है। हमने ये देखा था कि शयन प्लस आलय शयनालय बनता है, इसमें भी अ है, इसमें भी अ है। अब शयनालय हमारा आ गया। एक चीज़ हमने ये पता था कि जब अ और अ मिलते हैं तो आ मिलता है। अगर हमें ये शयनालय शब्द ही दे दिया जाएगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये शब्द जो है वह दीर्घ संधि का है, गुण संधि का है, विसर्ग संधि का है। तो देखिए दीर्घ संधि के इस वाले कॉलम में अगर आ रहा है तो ये जितने भी वर्ण की मात्राएं हैं अगर ये हमारे इस वाले कॉलम में आती हैं तो हमें उससे दो चीज़ें पता लग जानी चाहिए। पहला ये पता हो जाना चाहिए कि उसमें दीर्घ संधि है, और दूसरा जहाँ पर भी ये वर्ण हैं हमें ध्यान रखना है कि वहीं से वह शब्द जो होगा वह अलग होगा, उसके दो टुकड़े वहीं से ही होंगे। जैसे अब देखो, जैसे शयनालय में है, इसमें आ की मात्रा यहाँ पर है तो इसका मतलब है कि हमें शयन, एक शब्द बन गया हमारा शयन और एक शब्द बन जाएगा हमारा आलय। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट है वह है स्नानालय। अब देखो यहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ पर भी आ की मात्रा है, तो एक स्नान हो गया, एक आलय हो गया। ई की इच्छा है, ई, तो यहाँ पर ई की मात्रा है तो इसका मतलब जो शब्द है वो यहाँ से टूटेगा। तो ध्यान रखिएगा दीर्घ संधि वाले कॉलम में जितने भी ये स्वर दे रखे हैं हमने, इन सब की एक मात्रा होती है, और जहाँ जहाँ ये मात्रा यहाँ इस कॉलम में यानी संयुक्त शब्द में दिखाई दे, समझ लीजिएगा कि वहाँ पर दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि होने के साथ साथ वहाँ पर शब्द जो है वहीं से ही उसके दो टुकड़े होंगे। इसके लिए आपको थोड़ी कॉमन सेंस चाहिएगी और आपका शब्दकोश चाहिएगा। जैसे कि स्नानालय में अगर हम ना पे करते हैं तो स्न कोई शब्द नहीं होता है, नालय कोई शब्द नहीं होता है। इसके लिए हमें थोड़ा कॉमन सेंस चाहिएगा कि स्नान एक शब्द सार्थक शब्द है और आलय एक अलग है। जैसे मति ईश्वर, मतीश्वर। अगर हम वधूत्सव में देखें कि दीर्घ ऊ की मात्रा आ रही है तो इस दीर्घ ऊ की मात्रा से हमें दो चीज़ क्लियर हो गई। नंबर एक दीर्घ संधि, नंबर दो इस दीर्घ ऊ से ही दो शब्द बनेंगे। जैसे वधू उत्सव, साधु उक्तवा, साधुक्तवा, पितृऋणम, पिता का ऋण, माता का ऋण। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि का कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।